वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग चालू करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल्स, या सिर्फ मेटल नाइट्रोसिल भी बोला जाए तो बात बराबर है। ट्रांजिशन जब वर्ड साथ आ जाएगा तो आपने ये देखना डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स कहीं पे होंगी, और जनरली 3D रेफर कर रहे हैं ये कि 3D के साथ कोई NO लाइगेंड आ जाए। तो ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच नाइट्रिक ऑक्साइड लाइगेंड NO इज बॉन्डेड विद ट्रांजिशन मेटल एटम। डी ब्लॉक के अंदर लगभग मेटल्स हैं, एफ के अंदर भी सभी मेटल्स हैं, तो बल्कि कंप्लीटली मेटल्स हैं। तो इनके साथ कहीं पे भी NO लाइगेंड आ जाए तो आप उसको मेटल नाइट्रोसिल या ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल बोल सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? मेटल और इसके साथ NO जुड़ी होनी चाहिए लाइगेंड। वो 2, 3, 4, 5 डिपेंड करता है कि वो कम्प्लेक्स कौन सा है, और उसके साथ कोई दूसरी लाइगेंड भी हो सकती हैं। वो कोई कार्बोनाइल भी हो सकता है, फॉस्फीन भी हो सकता है, तो अमीन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। ये जो NO लाइगेंड जुड़ती है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि ये एक इनोसेंट लाइगेंड नहीं है। तो मैंने लिखा है NO इज नॉन इनोसेंट लाइगेंड, मतलब ये शरीफुन नफ्स लाइगेंड नहीं है। इट में एग्जिस्ट 3 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये 3 तरीके की जुड़ सकती है। कौन कौन सी? NO प्लस बना के भी, NO न्यूट्रल भी, और NO नेगेटिव बना के भी। इसका नाम क्या है? इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं NO प्लस को, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, और इसको नाइट्रोक्सल बोलते हैं, या जैसे हाइड्रोक्सल बोलते हैं वैसे आप इसको नाइट्रोक्सल बोल रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन देती है, NO न्यूट्रल 3 इलेक्ट्रॉन देती है, और NO नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन देती है। ये 2 क्यों देती है? NO का देखें 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये डबल बॉन्ड प्लस है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन किया हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं देने के लिए, यही है। न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनवाना, ये ऐसे बनवा लिया। अब 1, 2, 3 ये तीनों ही दिए जाते हैं तो जिसकी वजह से इसको न्यूट्रल लाइगेंड बोल दिया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। नाइट्रोक्सिल, अब नाइट्रोजन के पास, न्यूट्रल के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ये चीज़ 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक ही वक्त में एक ही लोन पे दे सकती है, 2 नहीं दे सकती। तो अल्टीमेटली आप देखें, इसने 2 दिए हैं, इसने 3, इसने 2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये पीछे। उसके बाद हेलो नाइट्रोसिल्स क्या होते हैं? नाम से जाहिर है कि अब कोई मिक्सिंग हम लोग हेलोजेंस की कर देंगे। हेलो नाइट्रोसिल्स आर मिक्स्ड लाइगेंड नाइट्रोसिल्स, यानी कि जो मेटल नाइट्रोसिल्स होते हैं वो हमारे पास किसी हद तक ये मिक्स फॉर्म के अंदर आते हैं, कंटेनिंग बोथ NO, जिनके अंदर हमारे पास NO होता है, एंड हेलाइड लाइगेंड्स, और कुछ ना कुछ हेलाइड लाइगेंड भी आ जाती हैं इसके अंदर। मतलब हेलोजन लाइगेंड्स भी किसी न किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं इसमें। कैसे? जनरल फार्मूला लिखेंगे, कोई मेटल होगी, उसके बाद NO का कुछ नंबर होगा, और साथ में हेलोजेंस आ जाएंगे कुछ। प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे लिखेंगे इसकी? जैसे आयरन NO लाइगेंड जुड़ी हुई है, और एक Cl2 मॉलिक्यूल आ चुका है, या 2 Cl लाइगेंड आ चुकी हैं। कोबाल्ट के साथ एक NO लाइगेंड, 2 Cl नेगेटिव, या Cl2 मॉलिक्यूल आ चुका है। मैंगनीज के साथ एक NO, एक Br, और उसके बाद 3 कार्बोनाइल। ठीक है, इसके पास कितनी लाइगेंड है? 3, इसके पास भी 3, और इसके पास कितनी है? 3, 4 और 5। तो इनको क्या बोलेंगे? हेलोनाइट्राइल्स। हेलोनाइट्राइल्स। इसको क्लोरोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है क्लोरोनाइट्राइल, इसको ब्रोमोनाइट्राइल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोनाइट्रोसिल्स। ठीक है, मिक्स लाइगेंड एनवायरनमेंट होता है, जैसे NO भी है, Cl2 भी आ चुका है, NOBrCO3 भी आ चुका है, ये CO भी आ चुका है। NO यूजुअली अडॉप्ट्स बेंट ज्योमेट्री, इस केस के अंदर जनरली देखा गया है, सबके लिए नहीं, जनरली, कि ये बेंट ज्योमेट्री है, मतलब ये या तो NO रेडिकल की शक्ल में जुड़ती है, या NO नेगेटिव की शक्ल में जुड़ती है। ये कितने देती है? 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऑफन पैरामैग्नेटिक है, जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते ना, जिसकी वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक।
लेस स्टेबल देन प्योर नाइट्रोसाइल कंपाउंड। जो प्योर नाइट्रोसिल कंपाउंड होते हैं उससे ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक हो गया, पेरेंट से मतलब लेस स्टेबल। अब हेलो नाइट्रोसिल्स बनते कैसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल एंड हेलो नाइट्रोसिल्स। सबसे पहले डायरेक्ट रिएक्शन विद NO। तो आप क्या करें कि मेटल लें और उसके बाद उसके अंदर NO ऐड कर लें, तो अल्टीमेटली NO लाइगेंड उसके साथ जाके जुड़ जाएगी। तो ये बन गया आपके पास मेटल नाइट्रोसिल। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेटल नाइट्रोसिल को आगे हेलो नाइट्रोसिल में कन्वर्ट करें तो उसके बाद एक और रिएक्शन करवा सकते हैं इसका। ठीक है। सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल आप लें प्योर, उसका रिएक्शन NO लाइगेंड के साथ करवा दें, तो अल्टीमेटली ये एक निकल जाएगा और NO आके जुड़ जाएगा। तो ये सारे पड़े हुए हैं, बस यहाँ पे अगेन लिख दिए मैंने। रिएक्शन विद नाइट्रोसिल हेलाइड्स। मेटल लिया आपने, NOx नाइट्रोसिल हेलाइड्स लिए, तो ये पूरे का पूरा जाके दो लाइगेंड बन के ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जाके इसके अंदर साथ जुड़ जाएगा और ये बाकी NOx जो इजाफी रहेगा ये बाहर निकल जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। मान लिया आपने आयरन लिया, इसकी एग्जांपल, प्लस इसके अंदर आपने NO डाल दिया, तो पता चला आपके पास क्या बन गया, FeNO3 बन गया। ठीक है। ये क्या बना आपके पास, मेटल नाइट्रोसिल। अब आप चाहते हैं हेलो नाइट्रोसिल बना लें, तो इसका Cl या HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, तो पता चले कि FeNO2 रह गया, एक लाइगेंड उतर गई और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया और एक NO बाहर जा चुका है। तो अब ये क्या हो गया, हेलो नाइट्राइल। सिमिलरली ये बॉन्डिंग इन नाइट्रोसाइल एंड हेलो नाइट्रोसिल गैलेक्सीज। बॉन्डिंग कैसे होती है? बॉन्डिंग एक्सप्लेन बाय दीवार चार्ट डुकेंसन मॉडल, वही पुराना मॉडल सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला। सिग्मा डोनेशन फ्रॉम लोन पेयर टू मेटल, कि यानी कि लोन पेयर जो होता है आपके पास ये मेटल को दिया जाता है। पाई बैक डोनेशन होती है मेटल के d ऑर्बिटल से NO के पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर। ये सारा हम लोगों ने ये इसके अंदर डिटेल देखी हुई है ये। ठीक है, यहाँ पे भी दीवार चार्ट मॉडल के अंदर और यहाँ पे भी देखी हुई है हम लोग। एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिटरमिन्स लीनियर रहेगी या बैंड स्ट्रक्चर, ये पॉइंट भी हम लोगों ने डिटेल में IR के पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, मैंने मतलब एक दफ़ा यहाँ पे कंपाइल कर दिया ताकि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ये पेपर के अंदर ऐसे लिखना है तो ये फिर यहाँ से लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हेलो नाइट्रोसिल जनरली शो लोअर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ड्यू टू वीकर बैक बॉन्डिंग। मतलब इनके अंदर बैक बॉन्डिंग इतनी नहीं हो पाती जिसकी वजह से ये वीकर या लोअर VNO की तरफ या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं। मतलब ये बेंट की शक्ल में चले जाते हैं। ये वाली मैंने बताया हुआ आपको कि लीनियर होगा तो 1900 से 1950, न्यूट्रल होगा तो 1650 से 1850 और बेंट होगा तो मज़ीद उससे कम। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट सबसे ज़्यादा, तो NO का बॉन्ड सबसे वीक, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा और इसके अंदर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे कम, जिसकी वजह से ये आ जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर, लीनियर होगा तो डायमैग्नेटिक, बेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों? क्योंकि लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता बेंट के अंदर। पैरामैग्नेटिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये भी एक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन ये बताता है कि MNO एंगल एंड बॉन्ड लेंथ का डाटा जो आता है हमारे पास उसकी बेसिस पे पता चलता है कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा, वीक। जब ये वीक होगा, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, अल्टीमेटली ये डाटा को इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे हमारे पास हेलो नाइट्रोसिल्स के अंदर डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। सबसे पहला डेरिवेटिव है नाइट्रोसिल कार्बोनिल्स। नाम से जाहिर है मेटल होगी, कार्बोनाइल कुछ लाइगेंड्स होंगी X नंबर में और जो आपके पास NO लाइगेंड्स होगी ये Y नंबर में होगी। इट कंटेन बोथ NO एंड CO लाइगेंड्स, यानी कि मिक्स आएंगे अब ये नाइट्रोसिल भी और कार्बोनिल भी। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल FeNOCO4 ले लिया। शो मिक्स्ड बॉन्डिंग बिहेवियर, ये वाला हो सकता है बेंट हो, ये लीनियर हो, ये हो सकता है ये भी लीनियर हो और ये भी लीनियर हो।
तो नाइट्रोसिल कार्बोनिल्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नाइट्रोसिल हेलाइड्स, नाइट्रोसिल हेलाइड क्या होंगे, इनके अंदर NO लाइगेंड तो हो लेकिन हेलाइड लाइगेंड भी साथ में आ जाए। जनरल फार्मूला क्या होगा, मेटल, फिर साथ में NO लाइगेंड होनी चाहिए X नंबर में, और हेलोजन किसी नंबर Y में आ जाए आपके पास, जैसा कि एग्जांपल FeNOCl2 लिख दिया। सी है हमारे पास नाइट्रोसिल फॉस्फीन लाइगेंड कम्प्लेक्सेस, यानी कि अब आपके पास कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस आ जाएं कि NOX के अंदर हो। फॉस्फीन लाइगेंड क्या होता है, फास्फोरस, और इसके साथ आपके पास कुछ यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, मान लिया आपके पास H3 आ गया, तो ये कुछ Y नंबर में हो। सिंपल सी बात है, NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, अमीन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर FeH3 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, फॉस्फीन। अगर हम लोग PR3 लिख देंगे तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। यूज्ड इन होमोजेनस कैटालिसिस को कैटालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टिविटी के बारे में बात की जाए, लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं हेलोनाइट्रोसिल्स, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसिल डेरिवेटिव्स एंड पार्टिसिपेट इन कैटालिटिक साइकिल्स। ये जो एप्लीकेशन है ये हम लोगों ने पीछे किसी न किसी हद तक कवर की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन, नाइट्रोसिल वर्सेस हेलोनाइट्रोसिल्स। तो लाइगेंड्स एक तरफ रखी हैं हमने, ये फीचर्स नाइट्रोसिल्स एंड हेलोनाइट्रोसिल्स। लाइगेंड इसमें NO ही होंगे सिर्फ, इसमें हेलो का वर्ड आ चुका है, हेलाइड लाइगेंड भी हो जाएगी कोई ना कोई। स्टेबिलिटी इनकी हायर होती है और इनकी लोअर होती है। पहले ये पॉइंट मैंने समझाया हुआ आपको पहले कि ये जो पेरेंट वाले होते हैं इनके अंदर इतनी ज़्यादा फोर्सेस मतलब रिजिडिटी होती है, और इनके अंदर क्योंकि फोर्सेस इतनी डेवलप नहीं हो पाती जिसकी वजह से ये अनस्टेबल रहते हैं। ज्योमेट्री लीनियर और बेंट होगी क्योंकि ये डिपेंड करेगा इस पर, और इनके अंदर मिक्स वालों के अंदर जनरली देखा गया है कि ये बेंट निकल के आती हैं। रिएक्टिविटी इनकी मॉडरेट होती है, इनकी हाई होती है। जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टिविटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये है हमारे पास हेलोनाइट्रोसिल्स। तो ये आपने एक बार ओवर थ्रू वो कर लेना इसको, क्योंकि मुश्किल नहीं है। तो सारी बातें पुरानी ही रिपीट की गई हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी वाइंड अप कर दिया है। तो जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं लिए वो ले सकते हैं, तब ये उनको बिल्कुल समझ आ जाएगा, बस एक बार देखने की चीज़ है। तो बार बार मैं भी नहीं आपको हर जगह बता सकता कि न्यूट्रल क्यों है, ये बेंट क्यों है, क्योंकि हमने पीछे कवर किया हुआ है। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप नंबर वाइज लेक्चर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब आपको ये हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ आ रहा होगा।